दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी MCQ 181 टू 190 की होगी। आप PDF टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सराफासी एक्ट 2002 के संबंध में पूछा गया है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला वाक्य, नरसिंहम समिति द्वितीय 1998 की सिफारिश के आधार पर इस अधिनियम को क्रियान्वित किया गया था। ये एकदम सही है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। नरसिंहम समिति फर्स्ट 1991 में आई थी, उसने इसकी अनुशंसा नहीं की थी। उसने अनुशंसा की थी DRT की, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की। वो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। दूसरा वाक्य, इस अधिनियम के तहत कृषि ऋण एवं कॉरपोरेट ऋणों जो वापस नहीं लौटाए गए के खिलाफ नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है। नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है, एकदम ठीक है। कॉरपोरेट ऋणों के खिलाफ हो सकती है, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें एग्रीकल्चर लोन का कोई रोल नहीं है। इसमें एग्रीकल्चर लोन्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो सत्य कथन पूछा है तो इसमें हो जाएगा केवल एक। इसके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं। देखो, नरसिंहम समिति फर्स्ट आई थी 1991 में। उसने अनुशंसा प्रदान की थी DRT की, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की। ये क्यों की गई थी? क्योंकि NPA की समस्या उस दौर में भी थी और उनका समाधान करने के लिए बैंकों के द्वारा सामान्य कोर्ट होते हैं जिसमें सामान्य मामलों का निपटान होता, उसमें जाया जाता था और ऑलरेडी उन पर केस का बर्डन ज्यादा था और रिकवरी भी नहीं हो पाती थी। तो इसके लिए इस समिति के द्वारा कहा गया अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए और उसका नाम होता डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसके बाद आई नरसिंहम समिति सेकंड 1998 में। उसने कहा कि DRT पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक अलग से कानून की आवश्यकता इसने महसूस की और इसी के अनुशंसा के आधार पर सराफेसी एक्ट 2002 लाया गया। यह अधिनियम कृषि ऋणों पर लागू नहीं होता है और यह अधिनियम बैंक एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कॉरपोरेट ऋणों को नहीं चुकाने पर कार्रवाई करने की ताकत प्रदान करता है। अच्छा, वो क्या क्या ताकत उसके पास है वो देखते हैं। इनके द्वारा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बदलाव किया जा सकता है, कंपनी की संपत्तियों की नीलामी की जा सकती है और अगर बैंक स्वयं के स्तर पर नीलामी नहीं करे तो वो ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच भी सकते हैं और वो नीलामी करके बैंकों को वापस पैसा रिकवरी करवा देगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुशतपति समिति किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी? देखते हैं ऑप्शन। किसानों की आय दुगुनी करना गलत है, क्योंकि किसानों की आय दुगुनी करना डॉक्टर अशोक दलवे की अध्यक्षता में बनी समिति थी, उसने अनुशंसा की थी। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ये भी गलत है, इसके लिए UK सिन्हा समिति बनी थी। बैंक क्षेत्र में NPA की समस्या के समाधान हेतु सुनील मेहता समिति बनी थी, ये भी गलत हो गया। D ऑप्शन सही है, न्यूनतम मजदूरी में सुधार करने हेतु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। PM आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत केंद्र एवं राज्य सरकारें वित्त का वहन करती है। केंद्र प्रायोजित योजना में वहन तो दोनों के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसमें केवल केंद्र सरकार ही वित्त का वहन करेगी। सरकारी एजेंसी के साथ साथ निजी एजेंसियों के द्वारा भी किसानों से फसलों की खरीद की जा सकती है, बिल्कुल सही है। इसमें हो जाएगा केवल 2 B ऑप्शन। इसके बारे में अन्य जानकारी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह क्रियान्वित की जा रही है। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका उद्देश्य किसानों तक MSP के द्वारा तय किया गया मूल्य वास्तव में पहुंच सके, यह सुनिश्चित करना है। सरकार के द्वारा MSP तय कर दी जाती है, लेकिन किसान उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकता है। इसके लिए PM आशा लाई गई थी। इसके 3 कंपोनेंट है, वो देखते हैं। मूल्य समर्थन योजना, ध्यान रखना केंद्रीय एजेंसी मुख्य रूप से FCI, उसके द्वारा अभी तक गेहूं और चावल की ही खरीद की जा सकती थी, लेकिन PSS प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत अब दलहन, तिलहन एवं कोपरा की खरीद भी की जा सकेगी। दूसरा कंपोनेंट, मूल्य में कमी भुगतान योजना, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसके तहत अगर किसान APMC मंडी में अपनी फसल को बेचता है और MSP से कम मूल्य उसे प्राप्त होते हैं तो सरकार के द्वारा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए सरकार ने MSP की घोषणा की 2000 रुपये पर क्विंटल और किसान के द्वारा बाजार में अपना फसल बेची जाती है 1800 रुपये प्रति क्विंटल में। किसान ने अपनी फसल APMC मंडी में बेच दी तो 200 रुपये का जो डिफरेंस है वो सरकार उसके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इसे दोहरा फायदा है। एक तो किसान को उसके फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो जाएगा, दूसरा जो FCI के पास में स्टोरेज की दिक्कत है वो समाप्त हो जाएगी। अब FCI को अपने भंडार गृह में अनाजों का भंडारण नहीं करना पड़ेगा। देखते तीसरा कंपोनेंट, अंतर भुगतान गैर सरकारी प्राप्ति थोक व्यापारी योजना। इसके तहत निजी एजेंसी किसानों से MSP पर खाद्यान्नों की खरीद कर सकेगी। देखते अगला क्वेश्चन। डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट DFFT किस संस्था या समूह से जुड़ा हुआ शब्द है? यह है G20 से। ये क्या है? वो
यह है कि G20 में अभी रिसेंट में 2019 में जो मीटिंग हुई थी उसमें एक ओसा का डिक्लेरेशन आया था और उसी में आया था DFTT। इसके तहत यह कहा गया था कि डेटा का फ्लो वैश्विक स्तर पे होना चाहिए, लेकिन भारत ने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया क्योंकि भारत की पॉलिसी ये डेटा लोकलाइजेशन की, मतलब डेटा को भारत में ही प्रबंधन, प्रोसेसिंग और कलेक्ट किया जाए। ठीक है, देखते अगला क्वेश्चन। अत्यधिक वरीयता वाले देश, द मोस्ट फेवर्ड नेशन की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? देखते कथन। राष्ट्रों के बीच में व्यापार संबंधी भेदभाव नहीं किया जाएगा। विशेष देश को व्यापार संबंधी सुविधाओं को में प्राथमिकता प्रदान करना। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे कि लगता है कि फेवर्ड का मतलब किसी को प्राथमिकता प्रदान करने की बात की जा रही है, लेकिन यह गलत होगा। स्थानीय एवं विदेशी निवेशकों के बीच भेदभाव व्यवहार, ये भी नहीं होगा। सभी देशों की सभी वस्तुओं पर समान टैरिफ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी वस्तुओं पर सभी देशों से हम समान टैरिफ सुनिश्चित कर सके, ये तो गलत है बिल्कुल ही। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रों के बीच में व्यापार संबंधित भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैसे? क्योंकि WTO में यह सुनिश्चित किया गया था कि आप अगर किसी भी देश को कुछ छूट प्रदान करते हो तो जितने भी WTO के सदस्य देश हैं उन सभी को आपको करनी होगी, तो उसी के तहत उन सभी को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त होता है। मतलब इसमें किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यह WTO में यह नहीं कहा गया था अनिवार्य होगा। जैसे भारत ने पाकिस्तान को दर्जा दे दिया था MFN का, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को नहीं दिया था। हालांकि पुलवामा हमले के बाद में पाकिस्तान से भी वो दर्जा हटा लिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के गुड्स पर 200% की ड्यूटी भी भारत सरकार के द्वारा लगाई गई थी। तो इसमें यह ध्यान रखना अनिवार्य कुछ नहीं है ये MFN, बस एक बात कही गई थी WTO के द्वारा। देखते अगला क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए विभिन्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन, दैनिक स्थिति विधि करंट डेली स्टेटस के तहत किसी व्यक्ति को नियोजित माना जाता है यदि वह एक दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए नियोजित हुआ है। यह सही बात एकदम। साप्ताहिक स्थिति विधि करंट वीकली स्टेटस के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है यदि वह पूरे सप्ताह भर में 1 घंटे के लिए भी नहीं नियोजित हुआ। ये भी ठीक है, ये दोनों बात सेम सी है, वैसे इसमें साप्ताहिक है और इसमें दैनिक है। वैसे एक ध्यान रखना, इसमें 1 घंटे का रोल है। एक दिन में अगर 1 घंटे के लिए कम नियोजित हुआ है तो फिर उसको रोजगार के तहत नहीं माना जाएगा। यानी 1 घंटा तो कम से कम होना ही चाहिए, चाहे वो सप्ताह में हो चाहे दैनिक में हो, तो वो अलग अलग इसके पैरामीटर है। तो सत्य कथन तो दोनों ही है, तो उसमें हो जाएगा सी। भारत में रोजगार और बेरोजगारी को मापने के लिए NSSO के द्वारा निम्नलिखित 3 विधियां इस्तेमाल की जाती है। देखते कौन सी? यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस UPS, पूरे वर्ष भर में अधिकतम दिन काम था या नहीं, ये बात को ये देखती है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले एक डेटा आया था 6.1% बेरोजगारी का, कि बेरोजगारी की दर भी ये है। तब उसके खिलाफ कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ये 45 वर्षों में सबसे अधिक है। तो वो डेटा इसी के आधार पर तय किया गया था, पूरे वर्ष भर अधिकतम दिन काम था या नहीं। इसके बाद दूसरा मेथड है करंट वीकली स्टेटस का। इसमें पूरे सप्ताह भर में कम से कम 1 घंटे का भी अगर काम नहीं मिला है तो उसे हम कहेंगे बेरोजगार। करंट डेली स्टेटस में पूरे दिन भर में कम से कम 1 घंटे का भी काम नहीं मिला तो उसे बेरोजगार कहेंगे। देखते अगला क्वेश्चन। नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? देखो, रिस्क के संबंध 2 रिपोर्ट है, एक तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एक है नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट। दोनों ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रकाशित करता है। देखते अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के संबंध में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। ये एक विशिष्ट 12 अंकों की संख्या, ठीक है। देखो, इसके नाम से लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति, तो कहीं ना कहीं प्रतिभूति से जुड़ा होगा ये। तो इसके लिए वैश्विक स्तर पर इस मानक के द्वारा प्रतिभूतियों जैसे बॉन्ड, स्टॉक, वायदा इत्यादि की पहचान की जाती है। एकदम सही है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि ऐसा कोई नंबर है और प्रतिभूतियों से जुड़ा है और ये 12 अंकों का है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम के तहत कृषि बागवानी वस्तुओं पर मूल्य अस्थिरता के दौरान किसानों की सहायता की जाती है। यही योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित हो रही है? देखो, ध्यान रखना, जब ये शुरुआत हुई थी तब ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत हुई थी, लेकिन वर्तमान में ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मामलों का मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा बी आंसर। देखते अंतिम क्वेश्चन। एलिफेंट बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों की पहचान करनी है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। अभी हाल ही में एक समिति बनी थी, सुरजीत एस भल्ला, उसने अपनी सिफारिशों में एलिफेंट बॉन्ड की बात कही थी। तो ध्यान रखना कि सुरजीत एस भल्ला की अध्यक्षता वाली समिति ने एलिफेंट बॉन्ड की बात कही थी। इसका उद्देश्य क्या था? अघोषित आय या विदेशों में जमा काला धन को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश करना। यह भी ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है और इसमें हो जाएगा सी। एलिफेंट बॉन्ड
सुरजीत एस भल्ला की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने भारत सरकार को ये बॉन्ड जारी करने का सुझाव दिया था और यह 25 वर्षों की अवधि के लिए है, ये ध्यान रखना, जिसमें अघोषित आय या विदेशों में जमा काला धन रखने वाले अगर अपनी आय की घोषणा करते हैं, मान लीजिए कि उन्हें डर है कि मेरी अगर आय डिस्क्लोज हो गई तो मुझे सजा हो सकती है, तो सरकार ने एलिफोन बॉन्ड के माध्यम से एक ऑफर दिया है जिसके तहत अगर वो अपनी आय की घोषणा कर देते तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 50% निवेश करने की उनके पास बाध्यता होगी। मतलब उनकी 50% संपत्ति 25 वर्षों तक एलिफेंट बॉन्ड के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश हो जाएगी। तो इसके तहत यही सुनिश्चित किया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।